नमस्कार दोस्तों, आज हम एंजल वन का स्टॉक रिव्यू करेंगे। तो जब भी हम कोई स्टॉक रिव्यू करते हैं तो नॉर्मली वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दैट कंपनी। पिछले 5 साल 10 साल का डेटा देखते हैं सो दैट वी गेट अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल। वी काइंड ऑफ गेज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी की कितना स्ट्रेंथ है बिजनेस मॉडल में, सेल्फ सस्टेनेबल है या नहीं, सस्टेनेबल है या नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 20-25% से ज़्यादा है या नहीं, हाई ग्रोथ कंपनी है, लो ग्रोथ कंपनी है, सिक्लिकल कंपनी है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, राइट, डेट है क्या नहीं बैलेंस शीट पे, एक हिस्ट्री ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन है या नहीं। तो ये जो सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है, स्टैग्नेंट है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिक्लिकल है, स्ट्रक्चरल है, तो ये सारी चीज़ें जो आते हैं वो एक फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा होता है। And this is how you normally gauge the business model of a company, right? So once we do the fundamental analysis, then we look at the data of the last 1 year, क्योंकि एक तरह से पिछला 1 साल का जो परफॉर्मेंस देख के कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आगे 1-2 साल के लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ या डी ग्रोथ क्या रहेंगे, वो कहीं ना कहीं समझ में आता है। एंड फाइनली वी रैप इट अप विद द analysis of the previous quarter or the preceding quarter that the company has seen, right? तो एंजल वन में थोड़ा हम वील टेक अ डिफरेंट रूट ओवर ईयर, वी वोंट डू अ थॉरो फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि मुझे लगता है एंजल वन इज वन ऑफ द वेरी फेमस स्टॉक्स ऑफ द लास्ट बुल रन। पिछले 5 साल 4 साल 5 साल कोविड के बाद का, या कोविड से जो पीरियड हुआ था, एंजल वन और उसके जो भी ब्रोकरेजेस है, दिस इज अ ब्रोकिंग कंपनी, राइट, एंजल वन, जेरोधा, ग्रो, राइट, ये कंपनीज काफ़ी फेमस हुए हैं, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा, 361, ये कंपनीज काफ़ी फेमस है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स में इन कंपनीज में अपना पैसा लगाया है 3-4 साल पहले, एंड दे मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दीज कंपनीज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज दैट द स्टॉक मार्केट सॉ 4 years बैक व्हेन कोविड स्टार्टेड, राइट। तो 10 साल पहले की अगर बात करें तो लोग नॉर्मली रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते थे या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, बट द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 5 years, इक्विटी इन्वेस्टिंग इस तरह से जिस तरह बढ़ी है, राइट, so there is a structural change that has happened in the way people invest in India, and the biggest beneficiary of that change is a company like Angel One, right? तो मैं एक fundamental analysis Angel One का नहीं करूँगा. I'll start with data of the previous 1 year, and उसी में एक तरह से हम वील अंडरस्टैंड कि आगे हम इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, एंड द पीपल हु थिंक दैट दे शुड गेट इनटू दिस स्टोरी, व्हाट इज इट दैट दे कुड डू, राइट। तो अगर आप पिछले 1 साल का डेटा देखोगे, राइट, पिछले 1 साल का डेटा से वील स्टार्ट, राइट, TTM डेटा इज व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा, प्लीज फोकस ओवर हियर, राइट। तो sales growth for the last 1 year, right, it's 48%, right, which is a fairly decent sales growth, right। तो अगर आप पिछले 3 या 5 साल का sales growth देखोगे तो it's very similar to what the company has seen in the last 3 to 5 years। तो sales growth काफ़ी सही आया है पिछले 1 साल का, right। If you look at the expenses, I think they've grown by 53%. They have outgrown the sales growth. That's why the operating margin or the operating profit is grown by 40%. Company का depreciation थोड़ा बड़ा है, interest cost थोड़ा बड़ा है, and the net profit of this company is around 27%, and the EPS is around 20%. तो कंपनी ने कहीं ना कहीं इक्विटी डाइल्यूट की है पिछले साल, अप्रैल 2024 में, राइट। दे रेज्ड अराउंड 1500 crore if I'm not wrong, राइट। तो इक्विटी डाइल्यूट हुई है, दैट्स व्हाई the EPS is different from the PAT growth. So the PAT growth is 27% for the last 1 year. But if you look at the PAT growth for the last 3 years, compounded PAT growth for the last 3 years and 5 years, it's 70% and 55%. तो पिछले 5 साल में बहुत बहुत मैसिव ग्रोथ इस कंपनी ने देखा है, और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ जो है वो कूल डाउन हुआ है पिछले 1 साल में। सो इफ यू लुक एट दी PAT growth, it's 27%. It's almost half than the PAT growth the company saw in the last 3 years or 5 years, और EPS 20% है। So equity dilution हुआ है कहीं ना कहीं मई में, जो एक तरह से उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो if you look at in the last 4 to 5 years, right, the stock went up over year, right। कहीं ना कहीं जब प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल एक तरह से कम हुई तो द स्टॉक वेंट इन अ साइडवेज मूवमेंट, एंड जब ये जनवरी का बाजार टूटा तो स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, राइट। तो इस कंपनी का पिछले 1 साल का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा परफॉर्मेंस है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, बट when you compare it to the performance of the last 3 years and 5 years, it's
below average, right? Now look at the performance of this quarter. जो दिसंबर का क्वार्टर था, दिसंबर 2024, हम Y to Y डेटा देखेंगे. So we compare December 2024 with December 2023, right? तो रेवेन्यू ग्रोथ 19% here was 19% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, राइट? एक्सपेंसेस 15% से ग्रो हुए, इसलिए ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 24% से ग्रो हुआ है. इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट या फिर डेप्रिसिएशन वो काफ़ी ग्रो हुआ है. बट अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, इट ग्रू बाय 8% एंड ईपीएस ग्रोथ वाज 0%. तो एक तरह से कोई ग्रोथ नहीं हुआ है प्रीवियस क्वार्टर में. दिस इज वाई टू वाई डेटा, राइट? Now let's look at Q to Q data. मतलब you compare December 2024 with September 2024. कोई ऐसा seasonal business नहीं है, right? Normal business है ये एक तरह से, right? तो sales degrowth हुआ है एक तरह से, right? Expenses भी degrowth हुए हैं, profitability degrowth हुई है, right? Interest rate और depreciation जो जितना बढ़ना है उतना बढ़ा है, and your PAT is minus 36% and your EPS is minus 36%. तो आपको जो ये स्टॉक प्राइस यहाँ पे टूटा है पिछले एक महीने में, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कारण मिल गया है. ऑब्वियसली एक लार्जर मार्केट जब टूटता है तो एक अच्छी कंपनी का स्टॉक प्राइस भी टूटता है, बट इस कंपनी ने तो खराब रिजल्ट्स दिए तो इसका स्टॉक प्राइस टूटना ही था, राइट? तो so things that we are going to understand in this video is, right, कि ये जो profitability decline हुई है, राइट, एंजल वन की, क्योंकि अगर आप एंजल वन देखो, इट्स इफ यू लुक एट द फाइनेंशियल नंबर्स ऑफ एंजल वन, मैं फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं करूंगा बट एक नंबर्स आपको दिखा दूंगा, राइट? इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो मैंने दिखा दिया. इफ यू लुक एट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द लास्ट 5 years, इट्स 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 42%, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का करीबन 50% टच कर रहा है, तो करीबन 40-43% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 26%, नेट प्रॉफिटेबिलिटी है 7%, 8%. 90% ऑफ द कंपनीज हैव अ नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 7%, 8%. इस कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी 26% का है, राइट? तो दिस इज फिनोमिनल, the growth that the company has seen. And you know, the balance sheet of the company, if you see fixed asset to total asset light business है, capital intensive business नहीं है, right? बहुत asset light business है. आपको अच्छे अच्छे products बनाने पड़ते हैं, right? एक ऐप बनाना पड़ता है आपको, एक तरह से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, ब्रोकरेज चाहिए, राइट? सो fixed asset to total asset is almost 2%. It's nothing, right? So that's why it's a very high ROE ROC business, right? But पिछले एक क्वार्टर में या फिर पिछले एक साल में जो इसका stock price टूटा है, right? Why the profitability declined, right? So we'll be, you know, answering these 4 questions. Why did the profitability decline in the last 1 year? What initiatives the company is going to take to revive the profitability? The fact that it has declined, obviously company को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी profitability फिर से लेके आने के लिए. Will these initiatives work? If yes, what would be the time? Gestation period क्या रहेगा इन initiatives को काम करने का? And what should investors do? The investors who are already invested in this company and investors who think that they should, you know, get into the brokerage business or start investing in the brokerage business. Is this the right time for them to, you know, get into this company or companies which kind of belong to this sector, right? But before we come to that, right, why is the profitability declining? That is the first question which we have. थोड़ा business dynamics के बारे में समझ लेते हैं, right, of the broking business, right? तो अगर stock price या फिर स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का या फिर इंडेक्स होता है या फिर किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाते हैं, राइट, फॉर द लास्ट 4 years द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया हैज बीन गोइंग अप. इसके प्रिडोमिनेटली 2 कारण होते हैं, राइट? एक तो इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, राइट? द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी आर इन प्लेस विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द अर्निंग्स ग्रोथ, राइट? तो पिछले नॉट द प्रिसीडिंग 3 quarters बट behind or beyond the preceding 3 quarters that we saw, कि इंडिया में जो एक लो बेस क्रिएट हुआ था कोविड के वजह से, उसके वजह से जब चीज़ें खुली और यू नो थिंग्स बिकेम नॉर्मल, उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ऊपर गई बिकॉज ऑफ द लो बेस दैट वाज क्रिएटेड इन कोविड एंड द अर्निंग्स वर फिनोमिनल फॉर 2 to 3 years. That's why the stock markets, the small cap index, the mid caps index just kept on going up, right? And the last 2 quarters, the earnings have been poor. That's why the fundamentals of the economy and the companies which are in the economy look weak, right? The stock market एक अगर गिर रहा है तो one of the reasons which we could attribute to is the weakness in the earnings growth, right? So that is one reason, the fundamentals of the economy, right? दूसरा जो सबसे important कारण होता है जिसकी वजह से stock prices, indices, stock market ऊपर जाता है, it's liquidity,
राइट? लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा कितना है, लिक्विडिटी कितना है। लिक्विडिटी जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फिस्कल होता है, दूसरा मॉनेटरी होता है। तो फिस्कल मतलब कोविड के वक्त बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए थे गवर्नमेंट से, राइट? सो मनी वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर एंड गिवन in the hands of people to kind of spend it. So this is fiscal stimulus, right? जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 3-4 साल में, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो तो पैसा आप कंपनीज को देंगे, वो ट्रिकल डाउन होकर वर्कर्स के पास आएगा, वर्कर्स के हाथ में पैसा रहेगा तो उनका परचेसिंग पावर बेहतर होगा, तो दिस बेहतर होगा। सो दिस इज फिस्कल स्टिमुलस, राइट? तो फिस्कल वे इज वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरह कोविड के बाद लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, राइट? गवर्नमेंट created money out of thin air and transferred it to the bank accounts of people so that they can buy stuff, right? तो फिस्कल स्टिमुलस है क्या? तो एक तरह से लिक्विडिटी आ गई, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, तो मार्केट में पैसा आ गया, राइट? दूसरा जो तरीका होता है, इट इज मॉनेटरी स्टिमुलस। तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो आप लोन्स ज़्यादा ले सकते हो, आप खरीदी ज़्यादा कर सकते हो, कार्स ले सकते हो, बाइक्स ले सकते हो, घर ले सकते हो, राइट? सो मॉनेटरी पॉलिसी, अगर फॉर एग्जांपल बहुत रिसेंटली आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स कम लिए हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दैट वाज टू पंप लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, राइट? बट पिछले एक साल में जो हालत थी मॉनेटरी पॉलिसी की या फिर द मॉनेटरी वे ऑफ लिक्विडिटी, वो काफ़ी खस्ता थी, क्योंकि आरबीआई ने देखा था कि जो डोमेस्टिक बैलेंस शीट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है, लोग बहुत ओवरबर्डनड है, बहुत लेंडिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगा दिया था आरबीआई ने। एंड द स्मॉलर बैंक्स विच वर देयर इन इंडिया, उन्होंने इतना ज़्यादा लेंड नहीं किया क्योंकि उनके एनपीएस एक साल पहले काफ़ी ख़राब दिख रहे थे या फिर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे, राइट? तो ये दोनों जो पद्धत होती है, दोनों स्टिमुलस जो होते हैं, फिस्कल एज वेल एज मॉनेटरी, ये इससे मार्केट में एक तरह से लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है so that people have money in their hands so that they can buy stuff, they can buy staples, they can buy discretionaries, they can do SIPs, they can invest in the stock market, they can do trading। तो लोगों के हाथ में जब पैसा आता है तो किस तरह खर्च करना होता है वो लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, राइट? तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, राइट, whether it's the fiscal stimulus and whether it's the monetary stimulus, that one cannot just keep on doing this, right? There is a cycle over here। आप किसी भी जो बैंक के रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स है, वो हर वक्त आप बढ़ाते नहीं जा सकते या फिर आप हर वक्त घटाते नहीं जा सकते। सो देयर आर साइकिल्स इन दिस, राइट? सो दीज साइकिल्स काइंड ऑफ डिसाइड द लिक्विडिटी इन द सिस्टम, राइट? तो एक तरह से आपके जो फंडामेंटल्स है वो एक जगह पे है, दूसरा जो है लिक्विडिटी है, और तीसरा जो है वो साइकोलॉजी है। सो फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक मार्केट टूट रहा है, आपको लग रहा है कि एफआईआईज इंडिया बेच के कहीं और निकल रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो एक तरह से थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं, तो रिडेम्पशंस बहुत ज़्यादा आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, राइट? तो साइकोलॉजिकल एक एंगल भी बहुत होता है। तो फंडामेंटल, लिक्विडिटी एंड साइकोलॉजिकल, दीज थ्री kind of are, you know, make the broking business what it is, right? So the three in themselves are very cyclical, and that cyclicality gets into the broking business. So that's why you call a bull market, that's why you call a bear market. So many people right now are saying that the bull market in India is over, now the bear market is going to start, right? और अगर bear market अगर शुरू होता है तो चीज़ें थोड़ी difficult हो सकती है brokering companies के लिए, right? So that's how the broking business works. It's a very competitive business because the barriers to entry are very, very low, right? तो एक tech stack बनाना, एक tech platform बनाना है. So the barriers of entry to make a product is not a big thing, right? It's a very asset-light business. आपको कोई फैक्ट्री वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है. There is no product differentiation. जितना मुझे समझ में आता है, मैं जब ऑप्शंस ट्रेडिंग करता था तो कहीं ना कहीं दिखता था कि यार ये जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो काफ़ी सही प्लेटफॉर्म है, इसके फीचर्स बहुत सही है, बट फिर किसी एक और प्लेटफॉर्म ने ना थोड़े रेट्स कम कर दिए, तो मुझे लगा कि यार आई शुड स्विच टू दैट प्लेटफॉर्म. द स्विचिंग कॉस्ट इज़ वेरी वेरी लो. अगर आप डिलीवरी ट्रेड्स ले रहे हो तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन से ब्रोकर से डिलीवरी ट्रेड ले रहे हो, आप कौन से ऐप पे हो. एंड यू नो अ लॉट ऑफ अस हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डीमैट अकाउंट्स. जिस तरह बैंक अकाउंट्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं, HDFC, ICICI, SBI, उसी प्रकार जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं वो भी मल्टीपल होते हैं. किसी का ग्रो का होता है, ज़ेरोदा का होता है, Upstocks are multiple. Even I have multiple bank accounts. So there is no remarkable product differentiation that you see in the products of these companies, and that's why the switching cost of the users is very, very low.
So these are the larger dynamics. So now let's discuss the revenue mix of the company, right? Angel One का अगर आप revenue mix देखोगे तो 63% जो है वो brokerage business से आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 81% है जो डेरिवेटिव्स चार्टर से आता है उनकी, या एफएनओ से आता है, राइट? सो दिस शुड बी अ गुड थिंग कि अगर मार्केट बेयर हो बुल हो क्या फर्क पड़ता है, ऑप्शंस में आप लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, राइट? गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हो। थोड़ी तो ये ब्रोकरेज जो है वो सिर्फ डिलीवरी ट्रेड्स थोड़ी तो ले रहा है, ये तो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है। तो यार फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार साइकिल क्या हो, सिक्लिकल है बिजनेस पता है स्टॉक मार्केट का, बट फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बुल मार्केट है बेयर मार्केट है, क्योंकि एफएनओ में तो आप बेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हो, यू कैन शॉर्ट योर ट्रेड्स, राइट? बट द प्रॉब्लम ओवर हियर दैट हैपेंड इज कि सेबी ने बहुत सारे रेगुलेशंस ला दिए अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2024 में, ड्यू टू विच द वॉल्यूम्स ऑफ the FNO fell down by 37%. The number of orders went down by 13%. The cost of trade increased, due to which, the cost of trade increased due to the true to label, एक तरह से पॉलिसी ला दी गई जिससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मिलती है ट्रेडर्स को, ऑप्शन ट्रेडर्स को, कि जो हिडन कॉस्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर में, उसको काफ़ी क्लियर कर दिया गया, बट ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ ट्रेड एक्चुअली वेंट अप, राइट? तो सेबी ने बहुत सारे एक तरह से रूल्स लेके आए, दे रिड्यूस द weekly expiries, they increase the contract size from 5 lakhs to around 15 lakhs, margin requirements काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अपफ्रंट प्रीमियम्स जो इंट्राडे पे लगा रहे हैं, उसके वजह से जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की है, जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हो रही है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। दैट्स व्हाई यू सी द वॉल्यूम्स, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैव कम अप, एंड दिस इज कम्प्लीटली इन ट्यून कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का वो भी कम हुआ है अलॉन्ग विद द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी, राइट? तो what initiatives the company is taking to revive its profitability, right? So जो current standing है Angel One की, they have around 78 lakh users on their platform. Zerodha has around 82 lakhs, तो एक या दो क्वार्टर में Zerodha को बीट करके this company would be second with regards to number of users on its, number of active users on its platform. तो active user मतलब पिछले एक साल में एक अगर किसी ने ट्रेड किया है तो then that person or that investor is classified as an active trader or an investor, right? The market leader over here is Groww करीबन 1.3 crores का एक तरह से उनका active user base है। तो what Angel One wants to create a super app, to create an ecosystem wherein you can do everything with regards, more of a create a finance app, right? तो उसमें आप जो भी investing related जो भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स या प्रोडक्ट फीचर्स सोल्यूशंस वो एक तरह से लिस्टेड होंगे। सो इट हैज़ गॉट द लाइसेंस फॉर एसेट मैनेजमेंट, AMC, तो म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs एक तरह से अपने ऐप पे, सुपर ऐप पे कंपनी लेके आएगी। बट दिस इज अ हेविली क्राउडेड मार्केट, यू हैव the likes of SBI, HDFC, AMC, ICICI. It's a very, very crowded market, and the behavior of investors right now is more towards passive investing, because there are multiple reports that came in last year that 75% of the active funds kind of perform below or underperform the index funds, right? So इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक तरह से, या फिर पैसिव इन्वेस्टिंग जो है, निफ्टी 50 में आप पैसे लगा के आराम से बैठ सकते हो, एंड द रिटर्न्स वुड बी सिमिलर टू व्हाट द रिटर्न्स आर देयर इन निफ्टी 50। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ अ वॉल्यूम बिजनेस फॉर ऑल दीज म्यूचुअल फंड कंपनीज। उसमें जो भी मार्जिन्स होते हैं या फिर जो भी कमाई होती है कंपनीज की, वो काफ़ी लिमिटेड होती है। सो इट्स मोर ऑफ अ मार्जिन बिजनेस, एंड the investor behavior right now is more inclined towards passive investing rather than active investing. That's why the index funds, the subscriptions that you see for index funds have actually grown a lot in the last 1-2 years, right? So AMC business is going to be a very difficult business, काफी crowded market है, कुछ नई चीज नहीं कर रही है, बहुत सारे players है, रोज नए funds आते हैं, there are multiple kind of platforms which are into the analysis of these funds and everything, right? दूसरा, the company wants to get into wealth management business, जो Nuvama या फिर मोतीलाल ओसवाल जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है, 361 जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है, उस फील्ड में या फिर उस सेक्टर में कंपनी जाने की कोशिश करी है, कि जो HNI, अल्ट्रा HNI जो है उनके साथ एक तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करके उनके पैसों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। बट इफ यू लुक एट द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, इट्स मोर ऑफ अ रिलेशनशिप मॉडल बिजनेस दैट वन हैज, एंड द जेस्टेशन टाइम फॉर दिस बिजनेस इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि आपको ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, राइट? सो द जेस्टेशन टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस इज वेरी वेरी हाई, and normally such kind of businesses are built
in a kind of a bull run and not in a bear run, right? When the markets are like moving higher and higher, that's where these kind of businesses are built, right? तो एक PMS AIF kind of product solutions लाने की कोशिश कंपनी कर रही है, right? लेंडिंग क्रेडिट, कौन लेंडिंग नहीं कर रहा है, तो ये कंपनी भी लेंडिंग शुरू करेगी. एंड ऑब्वियसली दे आर डूइंग दिस म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस सुपर ऐप, राइट? तो ये बहुत वक्त से चल रहा है, तो ये आगे भी चलेगा. ये काफ़ी क्राउडेड मार्केट है, कंपिटिटिव मार्केट है, दुनिया भर के प्लेयर्स है इस मार्केट में, राइट? बहुत सारे स्टार्टअप्स है इस मार्केट में. सो दिस इज अ वेरी क्राउडेड बिजनेस. तो ये जो चार चीज़ें जो कंपनी करने की कोशिश कर रही है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रिवाइव करने के लिए, इसमें कुछ नया नहीं है. ये सारे बिजनेसेस ऑलरेडी है, इसमें मार्केट लीडर्स है. भले इन बिजनेसेस के टैम्स बहुत ज़्यादा है, बट देर आर इनफ players, enough competition in the business, right? So इसमें कुछ ज़्यादा होगा, but over a period of time होगा, immediately तो कुछ नहीं होगा, right? The other initiatives that the company is going to take is जो उनका खुद का business है, जो delivery trades का या फिर F&O का, तो उस पर prices hike कर देंगे, transaction fee में भी बढ़ा देंगे. The fact that थोड़े losses होंगे क्योंकि F&Os के ऊपर जो भी regulations लाए हैं, तो उसके वजह से obviously losses होंगे. तो वो losses को fix करने के लिए जो already business है उससे they will milk those businesses better. तो margin funding increase कर देंगे. तो करीबन इसी के लिए उन्होंने करीबन 1500 करोड़ का फंड रेज किया था April 2024 में, to increase the margin funding. So these are some of the things which the company will do in its already, जो उनका लेगेसी बिजनेस है, जो करंट बिजनेस है, उसमें प्राइस हाइक्स करके एक तरह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को फिर से लेके आने की कोशिश होंगी. बट द वन थिंग विच वी नीड टू कीप एन आई ऑन इज, देयर आर लॉट ऑफ ब्रोकरेज कंपनीज विच आर बिल्डिंग एल्गो ट्रेडिंग सोल्यूशंस, राइट? तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो अराउंड 80% ऑफ द ट्रेड्स दैट हैपन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, स्पेशली ऑप्शंस, दे हैपन ऑन एल्गो ट्रेड्स. दीज आर नॉट मैनुअल ट्रेड्स. एंड यूएस में जो भी होता है वो इंडिया में एक लैग के साथ होता है, अराउंड 10 years 12 years, राइट? सो a lot of companies are building up, a lot of brokerages are building, especially the brokerages which are based out of Bangalore, they are building a tech stack around algo trading, right? So this is something which we need to watch out. This could be the next big thing, right? So will these initiatives work? If yes, in what time? I think all these initiatives, at least the first cohort of initiatives, so they will work, but they will take a lot of time. Gestation period बहुत ज़्यादा है. Other initiatives जो है, ये जो second cohort है, they will start, ये तो ऑलरेडी बिजनेस है, लेगेसी बिजनेस है, तो उसमें से बस कुछ चेंजेस करने हैं. सो प्रॉफिटेबिलिटी कुड पिक अप बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. एंड द थर्ड वन इज अ न्यू बिजनेस, अ काइंड ऑफ एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. अगर ये कंपनी बना पाती है, ग्रो या फिर ज़ेरोदा से बेहतर कुछ बना पाती है, तो ऑब्वियसली इट विल सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स कमिंग ऑन टू इट्स ऐप, राइट? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू gain as many users as possible onto its super app, और फिर उसको या ये सारे जो products है, solutions है, cross sell करके अपने commissions लिए जाए, right? So ये एक तरह से कंपनी की strategy है in order to revive its profitability. So what should investors like us do, right? So the only thing which we can do right now is wait and watch, right? अभी बहुत कुछ, the best is behind us. If one has to look at this cycle, the best in this sector is behind us, right? The only thing that we can do is wait and watch. ये जो नए जो initiatives लिए हैं कि कब ये एक तरह से EPS में या फिर स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेंगे, वो देखना है, राइट? पिछले एक साल में जो भी आप स्टॉक प्राइस देख रहे हैं, मार्केट जो भी PE दे रहा है या फिर स्टॉक प्राइस दे रहा है, ये काफ़ी क्लियर कट समझ में आ रहा है कि द मार्केट इज डिस्काउंटिंग द ग्रोथ विच इज़ नॉट गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट 1 or 2 years. इसलिए ये कंपनीज जो है ब्रोकरेज बिजनेस में, कैपिटल मार्केट्स बिजनेस में, उनके स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट एंजल वन, बट देयर आर अदर कंपनीज एज वेल. सो स्टॉक मार्केट्स बीइंग फॉरवर्ड लुकिंग, राइट, दे आर डिस्काउंटिंग द ग्रोथ विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? सो द बेस्ट थिंग फॉर इन्वेस्टर्स लाइक अस इज टू वेट एंड वॉच एंड ट्रैक दीज कंपनीज क्लोजली, right? So this was a brief about Angel One. Hope you like this analysis. If you have, please like and share this with people who are invested in Angel One or who want to invest in Angel One, right? I hope this analysis was helpful. Thank you for your time. Please do take care. This is not a stock recommendation. Please do